नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। और आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। मतलब इस लेसन में हम जानने वाले हैं वैद्युतिक केबल्स के बारे में, जितने प्रकार के तार होते हैं, केबल्स होते हैं, हर प्रकार के तार केबल के बारे में जानने वाले हैं। सोल्डरिंग क्या होती है, जो कि एक जोड़ होता है, दो तारों को जोड़ने में काम में लिया जाता है। सोल्डरिंग तो आपने शायद देख ली होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए मैं एग्जांपल बता दूं एक बार। जैसे कि वेल्डिंग होती है, दो धातुओं को, दो अलग अलग लोहों को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। सेम उसी प्रकार से सोल्डरिंग होती है, बस वो बड़े बड़े लोहे पर होती है और सोल्डरिंग तांबे पर या कॉपर पर या फिर कहे चालकों पर होती है। बस इतना सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो आज ये जो इसकी क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है भाई? पहली क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आज हम जानने वाले हैं इसका परिचय, विद्युत तार क्या होता है, विद्युत तार के प्रकार, केबल क्या होती है और केबल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो शुरू करें? ठीक है, तो शांति बरकरार रखिएगा और अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट में डाल दीजिएगा, वापस से बता दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है परिचय की। तो परिचय के अंदर हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा केबल वाला लेसन जो है या फिर कोई सा भी लेसन है, उस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले क्या है। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हम वैद्युतिक केबल्स। मतलब वैद्युतिक केबल्स का मतलब है साथियों, विद्युत धारा को जो पथ प्रदान करता है, जो रास्ता प्रदान करता है, वह होता है हमारी केबल या तार होती है। ठीक है, तो वो तो हो गई केबल। इसके बाद में एक शब्द हो रहा है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होती है? दो धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। दो धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। तो ये तो परिचय की बात हो गई। परिचय से जस्ट नीचे आते हैं तो ये आते हैं विद्युत तार। भाई विद्युत तार क्या होता है? देखिए, हमने क्या बनाई भाई? करंट बनाई। क्या बनाई हमने? करंट बना ली। अब जैसे कि हम तो बन गए, लेकिन हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता होती है, एक पथ की आवश्यकता होती है। रास्ते को हम पथ ही बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास जो करंट होती है, इसको एक रास्ते की, एक पथ की आवश्यकता होती है, जो कि विद्युत परिपथ कहलाता है या विद्युत पथ कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा को रास्ता प्रदान करने वाला नंगा वायर या आवरण युक्त चालक क्या कहलाता है भाई? तार या केबल कहलाता है। समझ में आया? विद्युत तार किसे कहते हैं? विद्युत धारा को रास्ता प्रदान करने वाला नंगा वायर या केबल विद्युत तार कहलाता है। समझ में आ गई? तो ये तो हो गई विद्युत तार की बात। क्या हो गई भाई? विद्युत तार की बात। विद्युत तार के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का रास्ता जो प्रदान करता है, विद्युत तार प्रदान करता है। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो विद्युत तार होता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, धातु चाहे जो भी हो। ठीक है, धातु कोई भी हो सकती है, लेकिन होता तो विद्युत तार ही है तो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करवाने के लिए तो विद्युत तार होता है। अब इसके बाद में बात आती है विद्युत तार के प्रकार। विद्युत तार के प्रकारों में सबसे पहले बात आती है नंगा तांबे का तार। कौन सा तार भाई? नंगा तांबे का तार। अब ये जो नंगा तांबे का तार है, ये क्या होता है? कठोर एक तार होता है और कठोर तार को खींच करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तांबा होता है। रेलवे में जो आप देखते हो, आपके आईटीआई के जस्ट सामने ही एक रेलवे है, रेलवे के ऊपर से जो वायर जा रहे हैं वो है नंगा तांबे का तार। अब वो इतना मोटा है, आप उसको खींच करके बिल्कुल बाल की तरह पतला भी बना सकते हैं। तो विद्युत तार जो हमारे पास विद्युत तार का जो पहला प्रकार होता है, तांबे का नंगा तार। तांबे का वायर होता है, नंगा वायर होता है, इसके ऊपर टिन का लेप किया जाता है। इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता। इंसुलेशन का मतलब है पीवीसी। इंसुलेशन यहाँ पर टिन ही होता है। ठीक है, लेकिन पीवीसी नहीं होता। आप देखते हो कि जब आप कूलर की वायरिंग करते हो या फिर आप पंखे की वायरिंग करते हो तो वो तांबे का नंगा वायर होता है और उसके ऊपर एक अलग सा लेप चढ़ाया होता है, टिन का लेप चढ़ाया होता है। इसीलिए आप अगर डायरेक्ट उसके कनेक्शन करोगे ना तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो कनेक्शन माननी ही नहीं है। आपने उसके ऊपर से टिन नहीं हटाया। जैसे कि मान लीजिए एक वायर है और इसके ऊपर क्या होता है, ये टिन की लेप की हुई है। ये क्या है भाई? ये टिन की लेप है। आपको लगेगा नहीं कि इसके ऊपर किसी चीज का लेप है, लेकिन टिन का लेप होता है उसके ऊपर। और आप इसको यहां से जलाओगे, आपने इसको जलाया और जैसे ही जलाते हो ब्लैक ब्लैक इसके ऊपर से उतरता है। तो वो जो उतरा है वो होता है टिन। वो क्या होता है भाई? टिन होता है। टिन आलेपित हुई होता है। और अगर ओवरहेड लाइनों की बात करूं तो ओवरहेड लाइनों में ये 6 से 8 SWG का प्रयोग में लिया जाता है। ये वायर ओवरहेड लाइनें होती है,
ओवरहेड लाइनें होती है तो उनके अंदर जो वायर काम में लिया जाता है तांबे का, वो 8 से 6 SWG का होता है। अब ये 8 से 6 SWG कितना होता है मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पर ये देखिए मार्कर की आपको नोक दिखाई दे रही होगी, इससे हल्का सा मोटा होता है, इससे हल्का सा मोटा होता है। और इसी के अलावा अगर मैं घरों की बात करूं तो घरों के अंदर 14 से 16 SWG का काम में लिया जाता है। ठीक है, 14 से 16 SWG का तार प्रयोग में लिया जाता है तांबे का। ये घरों के लिए हो गया, ठीक है, और ये ओवरहेड लाइनों के लिए हो गया, ओवरहेड लाइनों के लिए हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये ओवरहेड लाइनों के लिए हो गया। अब इसके बाद में जो दूसरा वायर आएगा, दूसरा वायर आएगा ACSR तार। कौन सा? ACSR तार। अब ये जो ACSR तार है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात आती है एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम, ऐसे एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील, स्टील रेनफोर्स वायर, ये तार रेनफोर्स तार। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स तार। क्या होता है कि ढेर सारे वायर होते हैं, एक तो इतना एक वायर होता है, एक वायर होता है, मान लीजिए कि मोटा सा एक वायर है, एक वायर है, तो आप उसे क्या कहोगे भाई? कोर कहोगे। भाई सीधी सी बात है, आप उसे कोर कहोगे। हमने इसको कोर कह दिया, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि जो बस बार में जो आपके ओवरहेड लाइनें होती है उनके अंदर एल्यूमिनियम के तार जाते हैं, ढेर सारी कोरें लिपटी हुई होती है, मतलब 5-6 वायर होते हैं, उनको लिपेट करके वो वायर बनाया जाता है कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बनाया होता है, मतलब वायरों को ऐड करके ये वायर तैयार किया गया है, ऐसा ही वायर होता है। अब ये जो ऐसा वायर आता है, यही ये वायर है ACSR तार, मतलब एल्यूमिनियम का ये होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, और इसके बीच में एक स्टील की क्या होगी भाई? एक स्टील का वायर डाला जाएगा जिससे कि ये टूटे नहीं, जिससे कि ये टूटे नहीं। अब आपका एक सवाल यहां पर होगा कि सर जब आपने यहां पर ये बोल दिया कि हम ओवरहेड लाइनों में तांबे के तार का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप अब ये क्यों बोल रहे हो कि एल्यूमिनियम के तार का प्रयोग करना है? वो इसलिए क्योंकि ये क्या होता है भाई? महंगा होता है। तांबा क्या होता है? ये महंगा होता है, ये महंगा होता है। और एल्यूमिनियम क्या होता है? सस्ता होता है। लेकिन एल्यूमिनियम सस्ता होता है, मैंने इसको तारों पर बांध तो दिया, खंभों पर बांध तो दिया, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आंधी आती है, झोल ज्यादा होता है, तो उस कारण से एल्यूमिनियम थोड़ा नरम होता है, तो टूट सकता है, नरम होता है तो टूट सकता है। ये मेरे सामने एक समस्या ही। फिर मेरे सामने इसको भी दूर करने का एक तरीका आया कि मैंने क्या ले लिया? एक स्टील का वायर ले लिया, मैंने एक स्टील का वायर ले लिया, और ये जो भी 5-6 मेरे वायर है, इनके बीच में से मैंने उस स्टील के वायर को डाल दिया। अब चाहे आंधी आए, अब चाहे जितना झोल हो, वो वायर हमारा टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा वायर होता है? ACSR तार। 5-7 एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, उनके बीच में से एक स्टील का वायर ले जाया जाता है जिससे कि वो टूटता नहीं है, ये होता है ACSR तार। इसकी फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। समझ में आ गया? इसका नाम कैसे पड़ा? एल्यूमिनियम का कंडक्टर है भाई, इसके अंदर स्टील का एक वायर डाला गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। समझ में आ गया? इसके बाद में जो नेक्स्ट वायर आता है वो आता है हमारे पास GI वायर। कौन सा वायर भाई? GI वायर। GI वायर आपने काफी बार देखा होगा, बहुत बार आपने देखा है। क्या ये थोड़ा कठोर सा वायर होता है। टेलीफोन लाइनें होती थी, पहले होती थी एक, अभी तो मुझे नहीं, अभी तो है नहीं, लेकिन पहले इस पटरी के पास एक टेलीफोन वायर जाया करता था। ठीक है, और वो जो वायर होता था वो भी लगभग ये 6 से 8 SWG का ही होता था। ठीक है, 6 से 8 SWG का ही हमारा GI वायर भी होता है, GI वायर भी होता है। इसका प्रयोग आजकल किया जाता है अर्थिंग में। कहाँ किया जाता है भाई? अर्थिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारे पास ये जो GI वायर है, ये बनाया जाता है लोहे को गैल्वेनाइज करके। GI वायर कैसे बनाया जाता है? लोहे को गैल्वेनाइज करके, लोहे को गैल्वेनाइज किया गया और GI वायर बनाया गया। GI वायर कितना प्रयोग में लिया जाता है? 6 से 8 SWG। कहाँ प्रयोग में लिया जाता है? अर्थिंग में काम में लिया जाता है। GI वायर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोहा है। GI कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक लोहा है। लोहे के वायर को यहाँ पर हम GI वायर कह रहे हैं। और GI वायर इसको क्यों कह दिया है? क्योंकि लोहे को गैल्वेनाइज किया गया है, बस इसलिए इसका नाम GI पड़ गया, बाकी है लोहा ही। ठीक है, काफी कठोर होता है और कठोर होने के कारण इसका प्रयोग अर्थिंग में किया जाता है। इसके बाद में एक चीज और याद रखिएगा, जो GI का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, GI वायर का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कितना होता है? मैंने बताया है, काफी बार बताया, कितना होता है? तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। तांबे की अपेक्षा 8 गुना, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। जो कॉपर है, कॉपर आप इतना सा लोगे तो काम चल जाएगा।
और अगर आप लोहे को 8 गुना लोगे ना उसका, तब काम चलेगा, क्योंकि लोहे का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। लोहे का प्रतिरोध ज्यादा होता है भाई, लोहे का प्रतिरोध कम होता तो हम ओवरहेड लाइनों में लोहे को प्रयोग में ले लेते ना, क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा है, वो विद्युत धारा की खपत वैसे ही कर लेगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर लोहे का जो प्रतिरोध होता है वो 8 गुना ज्यादा होता है तांबे की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि तांबे का प्रतिरोध कितना होता है, लोहे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है, कह सकते हैं। समझ में आ रही कोई चीज? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास जो नेक्स्ट वायर आएगा फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है भाई? फ्यूज वायर जो होता है ना, निम्न गलनांक वाला होता है। फ्यूज वायर जो होता है निम्न गलनांक वाला होता है। अब ये निम्न गलनांक वाला ही क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए मेरे पास यहां से करंट आ रही है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ये एक फ्यूज लगा हुआ है और इस फ्यूज के अंदर ये फ्यूज वायर है, समझ रहे हो। और यहां पर मैंने एक मोटर लगा रखी है, ये मैंने एक मोटर लगा दी, ठीक है, मोटर चल रही है। मोटर चलते चलते मैंने इस मोटर के ऊपर क्या बढ़ा दिया, लोड बढ़ा दिया। अब मैंने लोड बढ़ाया है, पहले यहां से 5 एम्पियर आ दीजिए। लोड बढ़ाती जैसे ही लोड बढ़े, क्योंकि करंट तो लोड के हिसाब से बढ़ेगा ना, आप लोड बढ़ाइए करंट भी बढ़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहां से लोड बढ़ाया तो यहां पर जो आई का मान है या फिर जो करंट है उसका मान भी बढ़ेगा, तो बढ़ करके वो 6 से 7 एम्पियर हो जाएगा। ज्यादा हो गया, 6 से 7 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा फ्यूज वायर है ना, ये गर्म होगा, क्योंकि फ्यूज वायर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने अंदर से 6 से 7 एम्पियर को जाने दे। फ्यूज वायर तो इतना कह रखा है, फ्यूज वायर ने इतना कह दिया कि भैया मेरे अंदर से 5 एम्पियर से ज्यादा गई तो मैं पिघल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी क्षमता इतनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर से 6 से 7 एम्पियर ज्यादा गई तो यहाँ पर ये फ्यूज वायर पिघल जाता है। इसीलिए ये निम्न गलनांक वाला रखा जाता है। और अगर ये नहीं पिघलता तो एम्पियर ज्यादा जाती, करंट ज्यादा जाती, और करंट ज्यादा जाती तो नुकसान किसको भोगना पड़ता? मोटर को भोगना पड़ता, क्योंकि सारी करंट मोटर की वायरिंग में जाती। और मोटर की वायरिंग आप सभी जानते हो कि इस वायरिंग से पतली होती है, तो मोटर की वायरिंग जलती ना, ये थोड़ी जलती। क्योंकि जितना वायर जो पतला होगा ना, पहले वो वायर जलेगा। मोटा वायर कम बाद में जलेगा, पहले पतला वायर जलेगा। अब इसी की अपेक्षा आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर आपने ये जो वायर काम में लिया है ना, ये तो मान लो कि आपने ले लिया 2 SWG का, 2 SWG बहुत कम हो जाएगा, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि ये वायर तो आपने मोटा काम में ले लिया, या फिर ये वायर आपने पतला काम में ले लिया और ये मोटा काम में ले लिया। मतलब ये जो वायर है ना, फ्यूज वायर, ये आपने मोटा बना दिया, अधिक गलनांक वाला बता दिया। अब यहां पर क्या होगा, करंट आएगी, करंट जैसे ही बढ़ी तो फिर हमारा ये वाला वायर पिघलेगा, फ्यूज पिघलेगा ही नहीं, ये वाला वायर पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब कम गलनांक वाला है। समझ में आया? तो फ्यूज वायर हमेशा कम गलनांक वाला होता है। और फ्यूज वायर कौन कौन सी धातुओं का बनाया जा सकता है भाई? एल्यूमिनियम और कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर का हमारा फ्यूज वायर बनाया जाता है। फ्यूज वायर समझ में आ गया, निम्न गलनांक का होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी सी है भाई। इसके बाद में जो नेक्स्ट वायर है हमारे पास, यूरेगा वायर। कौन सा वायर है भाई? यूरेगा वायर। यूरेगा वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूरेगा वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए क्या होता है कि आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस देखे होगी, नीचे गोल गोल से लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से गोल गोल से लगे हुए हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक हैंडल होता है, इस हैंडल को हम अगर ऊपर नीचे करते हैं तो ये एक वेरिएबल क्या है भाई? रेजिस्टेंस है। क्या है? वेरिएबल प्रतिरोध है। अब ये वेरिएबल जो प्रतिरोध है ना, इसका मान कम और ज्यादा होगा अगर हम इस हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं। तो मतलब कह सके तो ये एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध हम कम ज्यादा कर सकते हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेगा का। यूरेगा का क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्यों मैं वहां पर कॉपर का प्रयोग नहीं कर रहा? क्यों मैं वहां पर एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं कर रहा? क्यों मैं वहां पर यूरेगा का ही प्रयोग में कर रहा हूं? बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास यूरेगा जो धातु है ना, हमने 3 पदार्थ पढ़े जिनका ताप गुणांक अलग अलग होता है। एक का ऋणात्मक ताप गुणांक, एक का धनात्मक ताप गुणांक और एक का नियत ताप गुणांक। 3 ताप गुणांक हमने पढ़े थे। तो धनात्मक ताप गुणांक में क्या हो रहा था? जैसे ही आप करंट का मान बढ़ा रहे हो या फिर ताप का मान बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब आप ताप बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी क्या होगा भाई? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मतलब दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ताप गुणांक कौन सा है? धनात्मक ताप गुणांक है। और अगर आप तापमान कम करते हो और प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ताप गुणांक कौन सा है? ऋणात्मक है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करे तो ताप गुणांक ऋणात्मक हो गया। तो 2 प्रकार के ताप गुणांक तो ये हो गए। और एक ताप गुणांक ऐसा था, आप चाहे तापमान बढ़ाओ चाहे आप तापमान घटाओ, लेकिन जो हमारा प्रतिरोध है वो नियत रहेगा। वहीं पर हम यूरेगा वायर जो होता है वो वैसा ही प्रयोग है। मतलब आप इसके ऊपर अगर तापमान बढ़ाते हो तो भी इसका प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब तापमान बढ़ा लो चाहे घटा लो, लेकिन यूरेगा वायर एक ऐसा वायर है जिसका प्रतिरोध हमेशा नियत रहेगा। इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि मान लो कि अगर हमने इसका प्रतिरोध बढ़ाया या फिर तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध
घटाया बढ़ा, तो यहां पर तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो खुद एक प्रतिरोध है ना, हम तो इसको प्रतिरोध के रूप में काम में ले रहे हैं। और यहां पर अगर इसका प्रतिरोध घट गया और बढ़ गया तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। तो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस में ऐसा पदार्थ प्रयोग में लेना है जिसका ताप गुणांक नियत हो, जिसका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा लेना है। तो ऐसा वायर है यूरेगा वायर। ठीक है, यूरेगा वायर का प्रयोग कहां किया जाता है भाई? वेरिएबल रियोस्टेट में या रेजिस्टेंस में यूरेगा वायर का प्रयोग किया जाता है। यूरेगा वायर तांबे से और निकिल से मिलकर के बनता है। ठीक है, यूरेगा वायर तांबे से और निकिल से बनकर के मिलता है। निकिल इसके अंदर कितना होता है भाई? निकिल होता है 40% और बाकी का जो 60% बच गया ये होता है तांबा। समझ में आ गया? ये होता है यूरेगा वायर। लास्ट एंड फाइनल वायर बचा हुआ है वो है नाइक्रोम का तार। कौन सा? नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम वायर जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा, हीटर किस किस के घर में? हीटर है, तो उसमें जो वायर है ना वो है नाइक्रोम का वायर। कौन सा वायर है भाई? नाइक्रोम का वायर। अब यहाँ पर देखिए, नाइक्रोम का वो जो वायर है इसमें दो चीजों से ये मिलकर के बनता है। एक तो निकिल होती है इसके अंदर और एक क्रोमियम होती है। एक तो निकिल होती है और एक क्रोमियम होती है। याद कैसे रखा जाए? क्रोमियम रखा जाए। देखिए Ni मतलब नई, सबसे पहले आया ना नई, तो नई से न से क्या हो गया? निकिल, और क्रोम से क्या हो गया? क्रोमियम। मतलब दो धातुओं से मिलकर के बना। अब यहां पर जो निकिल होगा वो होगा 80%। ठीक है, निकिल कितना होगा? 80%। क्रोमियम कितना होगा? 20%। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है भाई? क्रोमियम नाइक्रोम का प्रयोग कहां किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है हीटर में या फिर हीटिंग एलिमेंट में। हीटिंग एलिमेंट जितने भी बनते हैं हमारे पास नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का ये गुण है कि भैया आप मेरे अंदर अगर करंट दोगे तो करंट जाते ही मैं होऊंगा गर्म। आप अगर मेरे अंदर करंट दोगे तो मैं एक ऐसा वायर हूं जो गर्म हो जाऊंगा करंट देते ही, पहले ही बता रहा हूं आपको। तो इसीलिए ठीक है, होइए साहब, हमने इसका प्रयोग कहां कर लिया? हीटिंग एलिमेंट में कर लिया। हमें चाहिए साहब, हमें आपकी आवश्यकता है। हमने एक हीटर बना दिया और उसके अंदर इस प्रकार से गोल मटोल करके इसको रख दिया और जैसे इसके अंदर सप्लाई देते, आज ये गर्म होता है, उसके ऊपर हम खाना बनाते हैं। अच्छी बात है ना? तो यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट वायर हो गया नाइक्रोम वायर। समझ में आ गए सारे वायर? ठीक है, एक बार रिवीजन करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है केबल आती है। नेक्स्ट चीज़ आती है केबल आती है। देखिए हमारे पास क्या होता है? एक वायर होता है, एक वायर को हम कोर कहते हैं, सभी को पता है। एक वायर को हम कोर कहते हैं, लेकिन इसी प्रकार के 5-7 वायरों को एक जगह ऐंठ ले हम, ठीक है, तो हम इसे क्या कह देंगे? स्टैंडर्ड कोर। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कोर। मतलब हमने 5-7 तारों को एक जगह ऐंठा, स्टैंडर्ड कोर हमें मिली। अब स्टैंडर्ड कोर के ऊपर कई सारे अचालक आवरण चढ़ाए जाते हैं, ढेर सारे अचालक आवरण, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के अचालक आवरण जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो उसे हमने केबल का नाम दे दिया। केबल जगह के हिसाब से कहाँ पर प्रयोग में ली जाने वाली है, कितनी वोल्टेज के लिए प्रयोग में ली जाती है, हर जगह के लिए अलग अलग प्रकार की केबल है। भूमि के ऊपर काम में ली जाने वाली, भूमि के अंदर काम में ली जाने वाली है, हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रकार की केबल होती है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? लास्ट टॉपिक होने वाला है केबल की संरचना। लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है? केबल की संरचना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सब कुछ समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर केबल में सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है ये बताइए? केबल में सबसे मेन पार्ट होता है कोर। केबल में सबसे मेन पार्ट क्या होता है? कोर। क्योंकि अगर कोर नहीं रहेगी तो यहां पर फिर हमारी करंट फ्लो कैसे होगी, है ना? तो कोर होनी जरूरी है। तो सबसे पहले कोर बना लूं? ठीक है, मैं बना लेता हूं भाई। ये मैंने कोर बना ली। आप मान लीजिए 3 कोर केबल बना रहा हूं, मतलब RYB 3 फेज है। 3 फेज के लिए मैं 3 कोर की आवश्यकता है। और इन तीनों के ऊपर क्या है कि अचालक आवरण चढ़ा होता है, अलग अलग चढ़ा होता है ना, आपने भी देखा होगा, चढ़ा होता है, ये अचालक आवरण होता है। अब हमारे पास ये केबल है और केबल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कोर ये रही, कई सारे तारों को ऐड करके ये तैयार की गई है, ये स्टैंडर्ड कोर। इसके ऊपर एक धातु का लेप किया गया है, ठीक है। कहने को तो ये XLP है जो हमारे पास धात्विक कवच होता है, ठीक है, या फिर कहे कि अचालक आवरण। जो अचालक आवरण मैं बता रहा हूं आपको, ये रहा वो अचालक आवरण, ठीक है, ये रहा वो अचालक आवरण। और ये बना हुआ किस किस का होता है? ये कागज का हो सकता है, ठीक है, ये PVC का हो सकता है और ये XLP का हो सकता है, ठीक है, XLP का हो सकता है। इन धातुओं का ये हो सकता है। अधिकतर ये किस किस का होता है? अगर भूमिगत केबलों की मैं बात करूं तो भूमिगत केबलों में ये XLP का काम में लिया जाता है, क्योंकि XLP धातु एक ऐसी धातु है जो दिखने में बिल्कुल PVC की तरह होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, खराब नहीं होती जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारे पास XLP केबल हो गई। और अगर XLP केबल की मैं IU की बात करूं तो आप अगर इसको जमीन में काम लोगे तो इसकी IU
90 साल होती है, ठीक है, इसकी आयु 90 साल होती है, और पीवीसी की आयु 70 साल होती है, पीवीसी की आयु 70 साल होती है। तो ये इसकी आयु है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गई भाई, XLP केबल हो गई, और हमारे पास ये कागज का भी प्रयोग में लिया जाता है। अब एक चीज और, इसके ऊपर क्या होता है, दूसरी बार में धात्विक कवच आता है। क्या आता है भाई, धात्विक कवच आता है। एक सेकंड, ठीक है, धात्विक कवच आता है। अब ये धात्विक कवच आता क्यों है, धात्विक कवच आता क्यों है? सबसे पहले तो ये धात्विक जो कवच है, इसके 2-3 काम होते हैं। ये एक तो इनको जकड़ करके रखता है, मतलब ये जो केबल है, अब ये देखिए केबल है, धात्विक कवच चढ़ा दिया, एक जगह ये स्थिर हो गई। अगर इनको अलग अलग लेंगे तो एक इधर भगेगी भाई, एक इधर भगेगी। अब ये सभी एक जगह रखे, इसीलिए इसको मेरे को एक बेल्ट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है भाई, बेल्ट चढ़ाना है। तो यहाँ पर ये जो धात्विक कवच होता है, ये मोटे कागज का बनता है। किसका बनता है, मोटे कागज का ये बनता है। समझ में आया क्या, मोटे कागज का ये बनता है, और मोटे कागज का ये बन रहा है तो ये बेल्ट की तरह काम करेगा, इन तीनों को जकड़ करके रखेगा, जिससे कि ये आगे पीछे भगेगी नहीं, भग थोड़ी रहेगी भाई, एक तो वहां चलेगी एक वहां चलेगी, नहीं चल रहा ना, है ना, एक जगह सभी एक जगह। तो ये बेल्ट का काम कर रही है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं धात्विक कवच की, तो धात्विक कवच देखिए ये रहा, ये जूट, ये कंपाउंड पदार्थ में डूबा हुआ एक कागज है, ठीक है, ये रहा धात्विक कवच। अब इसके ऊपर आती है भाई लेड की परत, ठीक है, लेड की परत। लेड की परत हर केबल में नहीं आती, और बेडिंग भी हर केबल में नहीं आती। कई केबलों में बेडिंग होती है और कई केबलों में बेडिंग नहीं होती। कई केबलों में लेड की परत होती है और कई केबलों में लेड की परत नहीं होती। तो हम तो सभी पढ़ेंगे, हमें तो सभी पढ़ना है। लेड की जो परत होती है, आपने देखा होगा रोटी पैक करने वाली एक फॉइल होती है, बिल्कुल उसी की तरह एक लेड की परत होती है, जो कि इसके ऊपर धात्विक कवच के ऊपर इस तरह से लपेट दी जाती है। क्यों लपेट दी जाती है, ताकि नमी इसके अंदर ना जाए, ताकि नमी इसके अंदर नहीं जाए। आपने देखी होगी कभी कभी इसके अंदर तो वो है नहीं, लेड की परत है नहीं, लेकिन कई केबलों में लेड की परत होती है, जो कि नमी को अंदर जाने से रोकती है। इस तरह से लपेट दी जाती है, बिल्कुल एक फॉइल की तरह होती है, चमकीली पन्नी होती है, ठीक है। तो वो लेड की परत होती है। इसके ऊपर क्या आ जाएगी भाई, लेड की परत आ जाएगी। अब इसके ऊपर क्या आएगा, बेडिंग। क्या आ जाएगी, बेडिंग। अब ये जो कंपाउंड बेडिंग पदार्थ में डुबाया हुआ एक क्या है भाई, टाट है जूट का, ठीक है, एक टाट है। ये मैंने एक टाट बना लिया, ये एक टाट बना लिया, ये टाट बना लिया। इस टाट को मैंने बेडिंग कंपाउंड पदार्थ में डुबाया, इस तरह से डुबाया, और इस तरह से मैंने इसको वापस निकाल लिया। अब जो मेरे को मिली बेडिंग मिल गई। अब मैंने इस बेडिंग को इसके ऊपर लपेट दिया, इस केबल के ऊपर लपेट दिया। बेडिंग का क्या काम है, बेडिंग का काम है कि हमारे पास जो मोटे कागज का ये जो धात्विक कवच है, इस धात्विक कवच को चोटों से बचाना। धात्विक कवच ये रहा ना, ठीक है, इस धात्विक कवच को चोटों से बचाना किसका काम है, बेडिंग का काम है भाई, बेडिंग का काम है। मतलब आप पीछे से चोट मारोगे, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, हर चीज से बचाना किसका काम है, बेडिंग का काम है। बेडिंग समझ में आ गई। बेडिंग कैसे बनाई जाती है, एक जूट का टाट है, उस टाट को मैंने बेडिंग कंपाउंड पदार्थ में डुबाया, और ऐसे कैसे मैंने वापस निकाल लिया। अब जो मेरे को टाट था, टाट जैसे कि बोरी होती है, बोरी में आर पार आपको छेद दिखाई देते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है, ये छेद दिखाई देते हैं। इन्हीं छेदों को भरने के लिए हमने क्या किया, बेडिंग कंपाउंड में उसको डुबाया, छेद भर गए, और अब हमें कुछ इस तरह से एक परत मिलती है, इस तरह से ऐसी होती है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस इसके अंदर से धागे से ऐसे धागे और निकले होते हैं, जो कि ये रहे, ठीक है, ये धागे और निकले होते हैं। अब ये जो धागे निकले हुए हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, बेडिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। बेडिंग का प्रयोग धात्विक कवच को चोटों से बचाना। इसके बाद में बात आती है आर्मरिंग की। खूब सारे तार होते हैं, ढेर सारे तार होते हैं। तार किसके होते हैं, स्टील के। ये तार किसके होते हैं भाई, स्टील के होते हैं। ये स्टील के तार होते हैं, और इन तारों का काम है कि पूरी केबल की रक्षा करना। इसके ऊपर चाहे कितना ही आप जोर मारो, इसके ऊपर कितना ही दबाव मारो, इसके ऊपर कितना ही हथौड़े से प्रहार करो, लेकिन ये हमारे पास जो आर्मरिंग है, जो आपको ये आर्मरिंग दिख रही है, ठीक है, ये आर्मरिंग इस केबल की इतनी रक्षा कर लेगी जितना कोई नहीं कर पाएगा। ये अभी मैं इसके ऊपर मुक्का मारूंगा तो मेरा हाथ टूट जाएगा, इसको कुछ नहीं होने वाला है ना, तो मैं मारने वाला नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। अभी यहाँ पर जो हमारे पास ये है आर्मरिंग है, आर्मरिंग किसकी बनाई जाती है, स्टील की बनाई जाती है, या जीआई के वायर ये हो सकते हैं, ठीक है, जीआई का वायर हो सकता है, स्टील का वायर हो सकता है। आपको जो ये अभी दिखाई दे रहा है, ये है जीआई का वायर। आपको ये जो अभी दिखाई दे रहा है, ये जीआई का वायर। तो यहाँ पर ये जीआई की क्या होती है, आर्मरिंग होती है। आर्मरिंग पता चल गई। अब देखिए आर्मरिंग हमने लगा तो दी, लेकिन साली ये आर्मरिंग जो है ना, ये रुकने वाली नहीं है। एक तार तो यहाँ जाएगा, एक तार वहाँ जाएगा। अब इन सभी को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर ये रही सर्विंग, लास्ट परत है सर्विंग। क्या है भाई, ये सर्विंग है। तो इसके ऊपर एक परत और आती है सर्विंग, ये आ गई
सर्विंग। सर्विंग का क्या काम है? आर्मरिंग की रक्षा करना, आर्मरिंग को बचाना, आर्मरिंग को बिखरने से बचाना। लास्ट एंड फाइनल चीज सर्विंग का एक काम और है कि हमारे पास जो केबल है ना वो अच्छी दिख सके, सुंदर दिख सके। यह है सर्विंग का काम। सर्विंग अगर मैं बात करूं तो सर्विंग भी कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड पदार्थ होता है उसी की ये होती है। मतलब एक कागज है, उसको डुबाया, कंपाउंड पदार्थ से निकाला और कंपाउंड पदार्थ से निकाल करके सर्विंग को तैयार किया जाता है। तो ये बात आती है सर्विंग की। केबल की संरचना समझ में आई। सबसे पहले आएगी कोर, इसके बाद में आएगा अचालक आवरण, इसके बाद में आएगा धात्विक कवच, इसके बाद में आएगा लेड की परत, इसके बाद में आएगा बेडिंग, इसके बाद में आएगा आर्मरिंग, इसके बाद में आएगा सर्विंग। एक चीज़ और याद रख लोगे, एक छोटी सी चीज़ और रह गई। क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा केबलों को बहुत ज़्यादा वोल्टेज सहन करनी पड़ती है, तो उसी लिए इसको और वोल्टेज सहन करने के लिए हम इन कोरों के बीच में ना, जैसे कि ये कोर है, इसके अचालक आवरण और इसके अचालक आवरण के बीच में पेट्रोलियम जेली भर देते हैं। क्या भरते हैं? पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली भरने से होता यह है कि जो हमारे पास जो अचालक आवरण है ना, इस अचालक आवरण की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास पेट्रोलियम जेली भी इनके बीच में भर दिया जाता है। ये क्या है भाई? केबल की संरचना है। ये क्या है? केबल की संरचना है। उम्मीद है आपको केबल की संरचना समझ में आ गई होगी, आपको भी समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।